नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। ठाणे के उल्लासनगर में एक लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तकरार के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, उसने व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके एक्स गर्लफ्रेंड को अपने अंतिम क्षणों का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने लड़की के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। उनका कहना है कि आरोपी लड़की ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। बेटे का मोबाइल चेक करने पर उन्हें इस लाइव फांसी का पता चला। उल्लासनगर के 26 साल के हनी का कॉलेज के दिनों से अपने साथ पढ़ने वाली लड़की से अफेयर था, जिसके साथ उसने कभी जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। 21 मई को दोनों एक बार फिर मिले, पर झगड़ा हो गया। इसके बाद हनी काफी परेशान था। पुलिस के मुताबिक उसने शाम को करीब 4 बजे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उसी के सामने मौत को गले लगा लिया। आत्महत्या करने के पूर्व उसने वीडियो कॉल करके पूजा को बताया कि देख मैं किस तरह से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो वो टाइम उसने वीडियो में फैन को लगी हुई ओढ़नी उसको बताया। तो पूजा ने उसको बताया ये चीज़ मुझे क्यों बता रहा है, तू मुझे आत्महत्या करके बता। उसके बाद में वो इंसिडेंट हुआ है। हनी के पिता के मुताबिक हनी 6 साल से उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कुछ समय से दोनों में काफी झगड़े होने लगे थे। इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। दोनों ने अलग अलग सगाई भी कर ली थी, पर ये बात अंदर अंदर हनी को काफी कचोट रही थी। 21 मई को हनी और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार फिर से मिलने का फैसला किया, पर वहाँ भी उनमें झगड़ा हो गया। 21 तारीख को दोनों कल्याण के रेड चिली होटल में मिले। वहाँ पे उनका कुछ वैचारिक मतभेद हुआ है। वैचारिक मतभेद होने के बाद शाम को सनी ने आत्महत्या किया है। हाँ, उसकी शादी भी तय हुई है और ब्रेकअप का रीज़न तो अभी तक पता नहीं चला। वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और बस इन्वेस्टिगेशन भी ठीक है। 21 मई की रात जब हनी के पिता घर पहुंचे तो उन्हें अपने बेटे का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। पहले तो पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया, पर सुसाइड के लाइव टेलीकास्ट का वीडियो मिलने के बाद हनी के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने हनी की गर्लफ्रेंड के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जाँच जारी है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना ने फैसला किया है कि वो राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का ही समर्थन करेगी। शिवसेना के साथ आने से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। एक दिन पहले राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की पसंद को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जातीय राजनीति से जोड़ रहे थे, पर अब उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एनडीए उम्मीदवार का ही समर्थन करेगी। जैसे मैंने अभी बताया, 1-2-4 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे। हमारी चर्चा हुई और उन्होंने उस वक्त कहा था कि राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव होने जा रहा है और शिवसेना साथ रहना जरूरी है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जो भी नाम आप तय करोगे हमें बता दीजिए, हम हमारे शीर्ष नेताओं की बैठक ले लेंगे और उसमें विचार विमर्श कर हम हमारा फैसला जो भी कुछ है हम करेंगे। और कल अमित जी ने स्वयं फ़ोन करके मुझे कहा कि उद्धव जी, रामनाथ जी का नाम हम सारे लोगों ने तय किया है, एनडीए के सारे घटक हमारे साथ है। और जैसे मैंने कल कहा कि आज हम मीटिंग लेने जा रहे हैं, हमने अभी हमारे नेताओं की मीटिंग ली और आज शिवसेना ने फैसला किया है कि रामनाथ जी का हम समर्थन करेंगे। पूरे जितने हमारे सारे वोट है वो हम रामनाथ जी को देंगे। ये पिछले 1 दशक में पहली बार है जब शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया है। साल 2007 में मराठी मानुष होने का हवाला देते हुए शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। 2012 में बाला साहेब ने प्रणब मुखर्जी को इकलौता योग्य उम्मीदवार बताते हुए उनका समर्थन किया था। 2007 और 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस उम्मीदवार को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन इस बार शिवसेना इस बात से वाकिफ थी कि उनके विरोध करने के बावजूद भी भाजपा समर्थन का आंकड़ा जुटा सकती है और इसीलिए एनडीए के साथ रहने में ही उनका फायदा होगा। अब इसे राजनीतिक समझदारी कहे या मजबूरी। शिवसेना के इस फैसले से एनडीए की दूसरी पार्टियों ने भी चैन की सांस ली है।
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर शिवसेना के साथ आने से उम्मीद की जा सकती है कि भगवा गठबंधन में घमासान कुछ दिनों के लिए ही सही पर थमेगा जरूर। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर 5 से 7% पेट्रोल कम कर दिया जाता था, पर ग्राहकों को भनक भी नहीं लगती थी। अभी तक ऐसी ठगी करने वाले 11 पेट्रोल पंप को महाराष्ट्र पुलिस सील कर चुकी है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल समय से पहले ही खत्म हो गया, जबकि गाड़ी उतना नहीं दौड़ी? तो आपका शक सही था। कई पेट्रोल पंप मालिक अपने यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर ग्राहकों से ठगी कर कम पेट्रोल के ज्यादा पैसे वसूल रहे थे। शनिवार को ठाणे क्राइम ब्रांच ने ऐसे पेट्रोल पंपों का भांडाफोड़ किया जिन्होंने अपने यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रखी थी। इस चिप की मदद से ग्राहक जितना पेट्रोल अपनी टंकी में डलवाते थे, उसका 5 से 7% कम पेट्रोल टंकी में जाता था, पर मीटर पूरे पेट्रोल का ही दिखाता था। इस चिप की मदद से पेट्रोल पंप मालिक ग्राहकों को ठग कर महीने में 5 से 10 लाख रुपए की काली कमाई कर रहे थे। ऑयल कंपनी के जितने ऑफिसर्स है कंसर्न और वेट एंड मेजर के कंसर्न ऑफिसर्स है, उनको साथ में लेके ये कार्रवाई की है। तो ये उनके भी नॉलेज में शायद नहीं था और इसके ऊपर ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने जो लोकल टेक्नीशियन या प्राइवेट कोई टेक्नीशियन है उनको बुला के इसमें छेड़छाड़ किया है। किसी टेक्नीशियन ने सब चीज़ डेवलप की और इन सबको सप्लाई किया है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने यूपी पुलिस से मिली सूचना के बाद डोंबिवली के विनय शेट्ये और पुणे के एक निवासी को गिरफ्तार किया था, जो कथित रूप से इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाकर यूपी में बेचते थे। इसके बाद पुलिस ने ठाणे, नासिक और रायगढ़ जिले में पेट्रोल पंपों पर रेड मारी और गड़बड़ी करते पाए गए पेट्रोल पंप सील किए, जिनमें विनय शेट्ये की बनाई इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी थी। ये लगभग कम से कम 1 लीटर के पीछे 40 ml 50 ml से लेके 60-70 तक ये हुआ है। मतलब 5 लीटर अगर आप पेट्रोल खरीदते हो तो कम से कम उसमें 200 ml तक आपको लॉस आ सकता है और वो उसका बेनिफिट होता है कम वाले। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक ये रैकेट लंबे समय से चल रहा था। क्राइम ब्रांच को आशंका है कि इस चिप से अब तक ग्राहकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है और महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में ये चिप पहुंच चुकी है। थाने पुलिस ने अब तक 11 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया है। ये सारे पेट्रोल पंप्स इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल करके ग्राहकों को धोखा दे रहे थे। अगर थाने क्राइम ब्रांच के अफसरों की माने तो 100 से ज्यादा ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिनकी जांच की जा रही है। थाने से विक्रांत चौहान के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। टाटा अदालत में 1993 मुंबई धमाकों के 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई हो रही है। दूसरों की जान लेने में जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, वो कैसे अपनी जान के लिए जज के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 257 लोगों की जान लेने से पहले 1993 धमाकों के दोषी फिरोज खान को कभी ये ख्याल नहीं आया, पर जब अपनी जान पर बनाई तब उसे समझ आया कि बच्चों के लिए बाप की क्या अहमियत होती है। 1993 धमाकों से मुंबई को दहलाने का दोषी पाया गया फिरोज खान आज अदालत के अंदर फूट फूट कर रोया। फिरोज ने जज जीए सनब से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी ने बच्चों से कह रखा है कि उनका बाप एक दिन वापस लौटेगा। फिरोज ने अदालत में जज से अपील की, मुझे जिंदगी भर जेल में रखिएगा पर मौत मत दीजिए। मुझे 25 साल की सजा दे दो, मुझे पैरोल मत देना, मुझे कभी फर्लो मत देना, बस मेरे बच्चे जाने कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मौत मत दीजिए। He is Firoz and not Hamza. Now he has started agreeing to some extent that he is Firoz and now he is saying that ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं किया है। That's all. उसमें मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के लिए ऐसे कुछ भारी हवाला नहीं दिया, लेकिन इन द लास्ट ही सेड कि मुझे फांसी मत दो, मुझे लाइफ दो। अभियोजन पक्ष ने फैसला किया है कि वो अदालत से फिरोज खान को मौत की सजा देने की अपील करेगा। अदालत ने फिरोज के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को मंजूर कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक फिरोज खान मुस्तफा दोसा के यहाँ काम करता था और 1993 धमाकों की साजिश रचने के लिए दुबई में रखी गई मीटिंग में वो शामिल हुआ था। फिरोज खान ने हथियारों और विस्फोटकों की लैंडिंग में भी मदद की थी। फिरोज खान ने ही कस्टम और पुलिस वालों के साथ सेटिंग की थी ताकि जब धमाकों का जखीरा आए तो कोई परेशानी न हो।
धमाकों के बाद बचे हुए हथियारों और विस्फोटकों को भी उसने नष्ट किया था ताकि सबूत न बचे। पर इतने संगीन आरोप साबित होने के बाद भी फिरोज आखिरी वक्त तक किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश में लगा है। उसने अदालत से कहा, मैंने जेल में पढ़ाई की है, इग्नू से मैंने मानवाधिकार पर कोर्स किया है, महात्मा गांधी को लेकर हुए एक एग्जाम में मैंने पूरे महाराष्ट्र की जेल में टॉप किया था, पर आर्थर रोड जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर होने के बाद मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। फिरोज ने अदालत से कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, 11 साल की एक लड़की, 9 साल का एक लड़का। उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मेरी पत्नी ने उन्हें बता रखा है कि मैं एक दिन वापस लौटूंगा। मेरे परिवार की आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मेरी पत्नी दुबई में हाथों पर मेहंदी लगाने का काम करती है। मेरे पिता को तुरंत बाईपास की जरूरत है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सीबीआई के वकील दीपक साल्वी बुधवार को कोर्ट को बताएंगे कि वो फिरोज खान को क्रॉस एग्जामिन करेंगे या नहीं। जिस शख्स पर 1993 में मुंबई में मौत बांटने का आरोप सिद्ध हुआ है, उस शख्स की आंखों के सामने जब मौत मंडरा रही है, तब वो रहम की भीख मांग रहा है। मुंबई की इस अदालत में कुछ इसी तरीके से आगे कुछ और दोषी भी रहम की दरखास्त करेंगे। कैमरामैन राकेश सालर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।